आपने सही फरमाया। हमारे महापुरुषों ने अकेला ही आंदोलन चलाया, वो अकेले निकल गए घर से, किसी का भी इंतजार न किया, अपने बीवी का नहीं किया, साथी का, आदर मदर का, किसी का, पड़ोसी का, लेबर का, किसी का इंतजार नहीं किया उन्होंने, अकेले निकल गए, पूरी जिंदगी लगा दी समर्पित होके, तभी हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं। तो ये हमें करना होगा, ये हमारे महापुरुषों ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो ये हमें करना होगा। और हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि ब्राह्मणी व्यवस्था को वो ध्वस्त कर सकता है। तो ये संविधान लागू नहीं है। हमारे भोले भाले लोग कहते रहते हैं बाबा साहब का संविधान है, अभी संविधान है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन मैं तो कहता हूँ संविधान खत्म हो गया है, संविधान सेट साइड। पीपी सावंत सर हमारे एक्स सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हमारे संगठन के बहुत बड़े समर्थक महाराष्ट्र के, वो कहते थे कि जो भी सरकारें हैं आज तक संविधान को बाजू पे रख के सेट असाइड शासन कर रही है। शासन प्रशासन संविधान को बाजू में रखकर कर रही है। तो हमें संवैधानिक अधिकार को बचाना है, संवैधानिक अधिकार को लागू करना है। इसलिए ही ऐसे विषय हम डॉक्टरों के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल के लिए ले आते हैं। तो अभी हम आज के दोनों जो सेशन हुए इंपा के 10वें राष्ट्रीय अधिवेशन के, वो दोनों सेशन के 6 सब्जेक्ट के संदर्भ में आज प्रिसाइडिंग कंक्लूजन डॉक्टर मगन ससाने सर करेंगे। डॉक्टर मगन ससाने सर। साथियों, आवाज आ रहा है ठीक सर? साथियों, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन हैदराबाद में होने जा रहा है। और इस अधिवेशन के जो उद्घाटक है डॉक्टर यादैया और विविध राज्यों से आए हुए हमारे साथी, खासतौर से जीटी मकवाना जी, क्रांति चैतन्य, डॉक्टर शनमुगन फ्रॉम मैसूर, डॉक्टर जी परमार, डॉक्टर हीरालाल जी, डॉक्टर रामडू, डॉक्टर हरिप्रसाद, डॉक्टर भानु प्रकाश, ये सब साथी विविध राज्यों से आए हुए हैं। इन्होंने इस अधिवेशन के संदर्भ में जो सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखे गए हैं, इन सभी सब्जेक्ट में अपने अपने तरीके से बात रखी। तो मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि मुझे तो तेलुगु नहीं आता, मैं तेलुगु में बात नहीं रख सकता, मैं हिंदी में रख सकता हूँ, अंग्रेजी में रख सकता हूँ। आप कौन सी भाषा पसंद कर सकते हैं? हिंदी, इंग्लिश ठीक है? क्योंकि मेरा मकसद यहाँ आके भाषण देना नहीं है, मेरा मकसद आपको समझाना है। जो हम समझ गए हैं वो बात आपको समझाना है।
अगर आप जितने जल्दी समझ पाएंगे तो समझने के बाद आपके अंदर इस विषय के संदर्भ में गंभीरता निर्माण होगी, और जब गंभीरता निर्माण होगी तो आप स्वस्थ नहीं होंगे, अस्वस्थ होंगे। जब तक आप अस्वस्थ नहीं होते, अनस्टेबल नहीं होते, तब तक क्रांति नहीं होती। स्वस्थ आदमी क्रांति नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो, स्वस्थ आदमी क्रांति नहीं कर सकता, केवल अस्वस्थ आदमी ही क्रांति कर सकता है। और अस्वस्थ आदमी कैसे बन सकता है? कैसे बनेगा अस्वस्थ आदमी? कि साथियों, ज्ञान से क्रांति होती है, अज्ञान से प्रतिक्रांति होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान से क्रांति होती है और अज्ञान से प्रतिक्रांति होती है। अज्ञान में आदमी स्वस्थ होता है, ज्ञान में आदमी अस्वस्थ होता है। आप पढ़े लिखे हो गए, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी इंटेलिजेंट होता है ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट होना अलग बात है, पढ़ा लिखा होना, एजुकेटेड होना अलग बात है। हम एजुकेटेड है, वी आर नॉट इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट होने के बाद ही आप अस्वस्थ होंगे। तो साथियों, इंटेलिजेंट कैसे बनता है? एक प्रक्रिया है। तो जब आप एकेडमिक पढ़ाई करते हो तो 10th में मेरिट में आते हो, 12th में मेरिट में आते हो, MBBS में मेरिट में आते हो, MD/MS में मेरिट में आते हो, और स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट में मेरिट में आते हो। तो आप एजुकेटेड हो। आपके क्षेत्र में एजुकेटेड का मतलब क्या है? ऐसी किताबें पढ़ी, एग्जाम दिया, पास हो गए, पास हो गए, एकेडमिक पास हो गए। लेकिन इंटेलिजेंट होने के लिए क्या जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? ये जो सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है। ये जो पहले 3 सब्जेक्ट है, ये पहले 3 सब्जेक्ट का जो क्रक्स है कि ब्राह्मणों ने रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन को कैसे खत्म किया वर्तमान समाज में, इससे संबंधित ये 3 सब्जेक्ट। इससे संबंधित वर्तमान है, ये प्रतिक्रांति है। प्रतिक्रांति कानूनन प्रतिक्रांति, कानून बनाकर प्रतिक्रांति होती है ब्राह्मणों की। और चौथा जो सब्जेक्ट है, बाबा साहब ने कहा था, शासन करती जमात बनो।
और शासन करती जमात बनने के लिए सबसे अहम राइट टू वोट होता है, राइट टू वोट होता है। उस वोट को ही खत्म किया। ये 1 2 3 4 ये खत्म किया। आपका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है खत्म किया। 1 2 3 4 नॉन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव खत्म किया। कैसे खत्म किया? ये वर्तमान समाज, वर्तमान में आपको समझाने के लिए सब्जेक्ट रखा है। ये क्रक्स है उसका। ये ब्राह्मणों का मकसद पूरा करता है। ये सब्जेक्ट जो है ब्राह्मणों को शासन करती जमात बनाता है और हमको गुलाम बनाता है। ये समझना है आपको। ये समझना बाद में होता है, उसके पहले ज्ञान होना जरूरी है। फिर समझना ज्ञान के बाद की स्टेज है, पहली नहीं कभी। और पांचवा जो सब्जेक्ट है, अभी आपको समझ में आया, ज्ञान हो गया, आपको समझ में आया ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या करना है? तो क्या करना है इसके लिए और किसने करना है इसके लिए 5th and 6th सब्जेक्ट रखा गया है। ऐसी थोड़ी चर्चा है हवा में, ऐसी थोड़ी चर्चा है। दिस इज नॉट एकेडमिक डिस्कशन एट ऑल। मैं कोई लेक्चर देने के लिए थोड़ी खड़ा हूं। अगर आपको मैं हमारा महापुरुषों का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शनेट आपका सोच, आपका दिमाग नहीं तैयार कर सका तो मेरा बोलने का मकसद ही खत्म हुआ। ये कार्यक्रम का मकसद ही खत्म हुआ, कोई मीनिंग नहीं। ये कार्यक्रम को आप बड़े संख्या में जो लोग उपस्थित है इसका मकसद खत्म हो गया। तो बोलना जो है मकसद को ध्यान में रखकर ही बोलना चाहिए। पर्पस, जैसा आज तक हमारा मकसद क्या है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्राध्यापक बनना, टीचर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईआरएस बनना, प्रोफेसर बनना, क्लास 1 बनना, क्लास 2 बनना, क्लास 3 बनना। ये हमारा पर्पस है। सिंपल, ये हमारा पर्पस है। एक सामान्य लोगों का सोच ऐसा है, ये हमारा पर्पस है। जैसा कि कन्वेंशनल ट्रूथ इन्होंने समझे, ये है, ये कन्वेंशनल ट्रूथ, पर्पस का कन्वेंशनल ट्रूथ ऐसा है। लेकिन रियल सेंस में इसका ट्रूथ क्या है? जैसा अभी शनमुगम के साथ ट्रूथ का भी संशोधन होना चाहिए। ट्रूथ संशोधन के बिना ट्रूथ समझता नहीं है। तो रियल क्या है? डॉक्टर होने के पीछे बाबा साहब का मकसद था। इंजीनियर होने के पहले बाबा साहब का मकसद था। एडवोकेट होने के लिए बाबा साहब का मकसद था। मकसद क्या था? ये 5th सब्जेक्ट में बाबा साहब ने अपने जीवन में कहा है आपको, इस मकसद के लिए मैं बना रहा हूं। कौन सा मकसद? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है,
ब्राह्मणी व्यवस्था से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस व्यवस्था से एक्सप्लॉयटेशन के अगर रोकना है तो डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट ही रोक सकता है। 10 डॉक्टर्स, 20 इंजीनियर्स, 30 लॉयर्स, एडवोकेट। एडवोकेट और लॉयर में भी फर्क है, बहुत लोगों को पता नहीं। एडवोकेट और लॉयर में भी फर्क है। एडवोकेट किसे कहते हैं, लॉयर किसे कहते हैं? जैसा कि हम एमबीबीएस होते हैं और एमबीबीएस होने के बाद डायरेक्ट हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। इंटर्नशिप होता है, ट्रेनिंग होता है, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर हम डॉक्टर बनते हैं। बिल्कुल एडवोकेट और लॉयर का बिल्कुल वैसा ही। तो इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको पहले पर्पस समझा रहा हूं। पर्पस, अगर पर्पस आपके समझ में नहीं आता तो मैं क्या बोल रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। महापुरुष महापुरुष क्यों हो गए, क्यों हो गए? पहले पर्पस निर्धारित किया, पहले पर्पस निर्धारित किया, पर्पस निर्धारित करने के बाद पढ़ाई किया। देखो बाबा साहब का पढ़ाई देखो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या पेपर, क्या उन्होंने पेपर क्या पढ़ा? प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो आज भी प्रासंगिक है। रिजर्व बैंक उसी पे ही खड़ा है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी सिद्धांत के ऊपर। फालतू रिसर्च नहीं, रिसर्च भी फालतू नहीं। आज के रिसर्च टाइम पास होता है, टाइम पास रिसर्च, प्रमोशन मिलने के लिए रिसर्च होता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया, क्या? कास्ट ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, रिसर्च, ऐसा रिसर्च किया। तो बाबा साहब ने पर्पस निर्धारित किया और पर्पस निर्धारित करने के अनुपात में पढ़ाई किया। ये मुझे आपको कहना। तो हमने वो जो स्ट्रैटेजी जब तक हम गंभीरता से फॉलो नहीं करते तब हम अम्बेडकराइट हो ही नहीं सकते। अम्बेडकर का नाम लेना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, उनका जयंती पुण्यतिथि सेलिब्रेट करना, डीजे लगा के सेलिब्रेट करना, इसे थोड़ी अम्बेडकराइट बनता है। इस तरह से अम्बेडकराइट बनता है, पर्पस निर्धारित। तो मैं आपको समझा रहा था एजुकेटेड मैन एंड इंटेलिजेंट मैन, क्या फर्क है? हम एजुकेटेड को ही इंटेलिजेंट कहते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। बाबा साहब का समझा रहा हूं, बाबा साहब कैसा सोचते थे उस एंगल से समझा रहा हूं। बाबा साहब ब्राह्मणों को एजुकेटेड कहते हैं, इंटेलिजेंट नहीं कहते। तो बाबा साहब इंटेलिजेंट किसको कहते हैं? बाबा साहब इंटेलिजेंट को उस जमाने के जो भिक्षु संघ है उनको इंटेलिजेंट कहते हैं। उस जमाने के तथागत बुद्ध और भिक्षु संघ उनको इंटेलिजेंट कहते हैं। ये इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी, भिक्षु संघ इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी, और इन्हीं इंटेलेक्चुअल क्लास ने ही क्रांति किया, सामान्य लोगों ने थोड़ी क्रांति की। इंटेलिजेंट लोगों ने। आवाज आता है ना?
इंटेलिजेंट लोगों ने क्रांति किया। तो इंटेलिजेंट बनने का क्या तरीका है? इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, इट इज अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इंटेलिजेंट बने। और इंटेलिजेंट कोई भी बन सकता है प्रयास कर, ऐसा नहीं मैं, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है इंटेलिजेंट। कैसे बन सकता है? साइंटिफिक स्टडी कैसा बन सकता है? जैसे कि होल मेडिकल साइंस इज उस पर खड़ा है, उस इंटेलेक्चुअल सिद्धांत के ऊपर। कैसे? समस्या है ये समस्या है, ये सब्जेक्ट, ये समस्या है, समस्या है। क्या समस्या की जानकारी आपको है, हो गया इंटेलिजेंट? नहीं। ईवीएम से आपका वोट हैक होता है, आपको पता है, क्या आप इंटेलिजेंट हो? नहीं। तो समस्या पता है आपको, समस्या की जानकारी हो। अगर समस्या की जानकारी हो, ज्यादा से ज्यादा आप जानकार हो सकते, इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। उसके आगे उस समस्या का कारण आपको पता हो तो आप इंटेलिजेंट हो, ज्ञानी हो। समस्या के कारणों का ज्ञान, यही इंटेलिजेंट है, यही ज्ञान है। ठीक है, आपको समस्या का कारण पता चला, आप ज्ञानी हो गए। ये भी इंटेलेक्चुअल का क्राइटेरिया नहीं है। आप ज्ञानी हो, आप ज्ञानी हो और घर में जाकर सो गए। मैंने पहले बोला ना, ज्ञानी अस्वस्थ होता है। क्यों अस्वस्थ होता है? अरे समस्या का कारण को पता है, सॉल्यूशन क्या है। तो ज्ञानी आदमी क्या ढूंढता है? सॉल्यूशन ढूंढता है। इस पर क्या सॉल्यूशन है? इस समस्या को खत्म करने के लिए कारण खत्म करना होगा, और कारण खत्म करने का सॉल्यूशन क्या है? साइंटिफिक मेथोडोलॉजी समझा रहा हूं। लेकिन आपको समस्या मालूम है, समस्या का कारण मालूम है, और समस्या का सॉल्यूशन मालूम है, और आप घर में जाकर सो गए। क्या आप इंटेलिजेंट हो? नहीं। उस सॉल्यूशन को किसने और कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, इसकी भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो आप कंप्लीट इंटेलिजेंट हो। ये कंप्लीट काम भिक्खु संघ करता था, इसलिए बाबा साहब भिक्खु संघ को इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी कहते थे, और ब्राह्मण ये नहीं करता था। इसलिए ब्राह्मण कैसे? वो जो पढ़ता था धर्म ग्रंथ और वही बड़बड़ करता था, बस। इसमें इंटेलेक्चुअल क्या आता है? आज भी ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल नहीं है। एजुकेटेड है, मैं कहता हूं, उनके पास जमाने भर की डिग्रियां हो सकती है ब्राह्मणों के पास, लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं है। क्यों? ये सिद्धांत बोल रहा हूं। ऐसा एक उदाहरण है, ब्राह्मणों ने मेडिकल साइंस में रिसर्च किया। रिसर्च ही ज्ञान है ना, ये मैं रिसर्च की बोल रहा हूं। ये जो सिद्धांत है, समस्या, उसका कारण, उसका उपाय, सॉल्यूशन, और किसने कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, ये रिसर्च है, ये रिसर्च है। ब्राह्मणों ने कौन सा रिसर्च किया? कौन सा रिसर्च किया नहीं? तो रिसर्च किसने? हमने, हमारे पूर्वों ने रिसर्च किया है। जैसे बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी रिसर्च किया,
प्रॉब्लम ऑफ रुपी ये रिसर्च केवल भारत के लिए है, दुनिया के लिए है। दुनिया की रिजर्व बैंक है, उस पर सेटअप है। तो मैं आपको समझा कि क्यों रहा हूं। आज के तारीख में मैं गर्व से कहना चाहता हूं, बामसेप में जो टॉप टू बॉटम कार्य करता है वो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी आज के तारीख में। क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया का समस्या, उसका कारण, उसका उपाय, उसका सॉल्यूशन, ये सब इंप्लीमेंट करता है। इसलिए कह रहा हूं मैं, पार्सलिटी नहीं कर रहा हूं। बताओ ऐसा कौन सा संगठन है बहुजन समाज का जो इस चारों स्तर से सोचता है? बताइए मुझे, कौन सा ही नहीं सोचता? एक भी संगठन नहीं सोच रहा है। तो इस तरह साथियों, महापुरुषों का जो पर्पस है, उन्होंने पहले पर्पस निर्धारित किया, पर्पस निर्धारित करने के बाद सॉल्यूशन निर्धारित किया। लेकिन उनके समझ में आया ज्ञान प्राप्ति के बाद, अरे मैं अकेला नहीं कर सकता। बुद्ध कितने महान थे पता है? सब पूरी दुनिया में, वो कहने का मतलब ही नहीं है। बुद्ध दुनिया में सबसे महान व्यक्ति, महान ज्ञानी। लेकिन ज्ञान के बाद उसे क्या महसूस हुआ? मैं अकेला नहीं कर सकता। मेरे ज्ञान है लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं अकेला नहीं कर सकता, ये एहसास है। ज्ञान के बाद एहसास, और एहसास के बाद संगठन का निर्माण होता है। ये हम संगठनात्मक क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसलिए संगठन इंपॉर्टेंट है। संगठन सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगर हम संगठनात्मक कार्य नीति को हमारे अंदर नहीं इंप्लीमेंट करते, हम न्याय देने लायक नहीं होंगे दुनिया में। संगठनात्मक, ये महापुरुषों से सीख होना चाहिए, जिसकी नींव बाबा साहब ने रखी। क्या नींव रखी है? फोर्थ सब्जेक्ट है। क्या फोर्थ सब्जेक्ट? डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, टीचर, इनका संगठन, क्लासेस का संगठन होना चाहिए। और क्लासेस की जिम्मेदारी है मासेस को तैयार करने की। ब्राह्मण क्या कर रहा है? मुझे बताओ। ब्राह्मण कभी कार्यकर्ता नहीं होता। ब्राह्मण कभी कार्यकर्ता नहीं, ही इज नॉट एक्टिविस्ट। ब्राह्मण हमेशा लीडरशिप करता है, लीडरशिप करता है। और लीडरशिप किसकी करता है? हमारे समाज की लीडरशिप कर रहा है। हमारे समाज में जो गधे लोग हैं उनकी लीडरशिप कर रहा है। पहले वो गधे बनाता है और गधे बनाने के बाद उनकी लीडरशिप करता है। गधे बनाना इसका मतलब है समाज को आज्ञा नहीं रखना। तो लीडरशिप करता है। ऐसे लोगों की लीडरशिप। ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल लोगों की लीडरशिप कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से साथियों, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, समस्या का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन किसने और कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, और संगठना की बीज, संगठना की रिक्वायरमेंट
आपको सब पता है, लेकिन आप संगठनात्मक काम नहीं करते। संगठनात्मक काम नहीं करते और आपके मन में जो आया वही काम करते हो। नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको पर्पस समझाऊं। पर्पस, बाबा साहब का पर्पस क्या है? बाबा साहब का पर्पस है, 3 पर्पस है। टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, दूसरा पर्पस है शासन करती जमात बनाना, और तीसरा पर्पस है न्याय, स्वतंत्र, समता, बंधुता पर आधारित समाज का निर्माण करना। ये पर्पस है। इस पर्पस को साध्य करने के लिए उन्होंने हमारे हाथों में एक रोड मैप दिया। रोड मैप दिया, संविधान ये रोड मैप है हमारा। और संविधान का इंप्लीमेंट करने का जो काम है, ये इंप्लीमेंट करने का काम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के ऊपर, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। अगर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम प्रो कॉन्स्टिट्यूशन सोचती है तो इंप्लीमेंट करेगी। अगर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सोचती है तो वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करेगी, उसको खत्म करेगी। उसको खत्म कैसे करेगी, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। खत्म किया है, ऐसा सब्जेक्ट है। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो अल्टीमेट द क्रक्स of the solution is representative system. To abolish the untouchability. Who will solve this problem? Representative system will solve problem. Atrocity Act banana, this will not solve problem at all. Remember, this will not solve problem at all to abolish the untouchability, because Article 17 जब बन रहा था संविधान सभा में, तो बाबा साहब ने वॉकआउट किया, सहमत नहीं थे। उसके बाद उसका सेकंड वर्जन मेरे ख्याल से राजीव गांधी ने उसका रिवाइज किया और एट्रोसिटी एक्ट 1989 में बना। (1989) में ही क्यों बना? हर कानून बनने को भी कारण होता है ना, क्यों बना? 1950 में ही, 51 में ही नेहरू ने क्यों नहीं बनाया? तो बाबा साहब आंबेडकर सभी समस्याओं का अंत अगर भारत में हो सकता है तो वो केवल प्रॉपर, दैट इज रियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से ही होगा। इतना महत्वपूर्ण है, रियल रिप्रेजेंटेटिव। बाबा साहब रियल रिप्रेजेंटेशन हमारा लाना चाहते थे। किसने रोका? बाबा साहब को पता है? गांधी ने रोका। पूना पैक्ट, गुलाम भारत में पूना पैक्ट हुआ, आजाद भारत में ही पूना पैक्ट लागू है।
है किसको पता? आजाद भारत में पुनः पैक्ट क्यों लागू होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, लेकिन लागू है। तो इस तरह से साथियों जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से ही हमारी समस्याओं का अंत होगा। कैसे अंत, कैसे कैसे अंत होगा? बाबा साहब कैसे सोचते? ये जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से अंत कैसी है पता है? गुलामी कैसी है? कानूनन हमारी गुलामी, कानून बनाकर हमको ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया है। कैसे? अभी मैं सब समय के अभाव से मैं इसको पूरा समझा नहीं पाता। कैसे बनाया? मनुस्मृति पढ़ो। अगर मनुस्मृति आपने पढ़ी तो ये लिखित दस्तावेज है कि ब्राह्मणों ने पुरुषों को और सबसे ज्यादा महिलाओं को, रिमेंबर, पुरुषों को और सबसे ज्यादा महिलाओं को और समस्त महिलाओं को इंक्लूडिंग ब्राह्मणों की महिलाओं को भी गुलाम बनाया। पुरुषों की गुलामी सिर्फ बहुजन समाज के पुरुषों की है, लेकिन महिलाओं की जो गुलामी है, ब्राह्मणों की महिला भी गुलाम है, क्षत्रियों की महिला भी गुलाम है, वैश्य की महिला भी गुलाम है, शूद्र की महिला भी गुलाम है, अतिशूद्र की महिला भी गुलाम है, आदिवासी की महिला भी गुलाम है। मनुस्मृति पढ़ो तो आपको पता चलेगा। तो ब्राह्मणों ने कानून बनाकर हमको गुलाम बना, फिक्स होना चाहिए दिमाग। बाबा साहब को पता था। बाबा साहब के सिवा बाबा साहब के इर्द गिर्द जो लोग बाबा साहब के कार्यकर्ता थे, उनको कुछ भी पता नहीं था। उनको क्या पता है बाबा साहब का सोच, उनका सोच, रेंज ऑफ थिंकिंग उनके पास थी, रेंज ऑफ थिंकिंग ही नहीं था। बाबा साहब जो कहेंगे वो करने का इतना उनका सोच था। इसलिए बाबा साहब के बाद लीडरशिप का निर्माण नहीं हुआ, यही कारण है। तो सोच, तो बाबा साहब का पता था कि मनुस्मृति के माध्यम से समस्त बहुजन समाज, पुरुष और महिलाओं को ब्राह्मणों ने कानून बनाकर गुलाम किया था। कैसे? शिक्षा का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं, 3 अधिकार नहीं। इसका परिणाम क्या हुआ? मनुस्मृति लिखने के बाद का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? अगर ऐसा है तो साथियों, मनुस्मृति के माध्यम से ब्राह्मणों को 100% रिजर्वेशन मिला। बराबर सर बहुत ज्ञाता है। 100% मनुस्मृति, 100%। बाबा साहब के पास ये समस्या है, उनको पता, मनुस्मृति पढ़ी, अध्ययन किया, तो सॉल्यूशन क्या है बाबा साहब के सामने? अगर ब्राह्मणों को 100% रिजर्वेशन अगर दिया तो सॉल्यूशन ये है
कि बहुजन समाज को 100% रिजर्वेशन देना। वैसा रिजर्वेशन शब्द यूज नहीं करना चाहिए, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं इसलिए यूज कर रहा हूं, क्योंकि संविधान में रिजर्वेशन शब्द है ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन शब्द है। मैं आपको समझा, तो रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? तो संविधान कहता है ये जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम संख्या के अनुपात में होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन होना चाहिए। संख्या के अनुपात में होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेटिव। और संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए जो कोटा निर्धारित किया जाता है, उस कोटे को रिजर्वेशन कहते हैं। जैसा कि SC ST को 22.5% रिजर्वेशन, 22.5% रिजर्व कोटा, इसका मतलब रिजर्व कोटा काय के लिए? रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ये ब्राह्मण कभी भी प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव शब्द प्रयोग यूज ही नहीं करता। देखो मीडिया में, देखो कहां भी देखो, रिप्रेजेंटेटिव शब्द यूज नहीं करता, क्योंकि अगर यूज किया तो आपके समझ में आएगा, बहुजन समाज के समझ में आएगा। वो क्या यूज करता है? रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन शब्द को उन्होंने बदनाम करके रखा है। बदनाम करके रखा है। कैसे बदनाम किया? जैसे कि मेडिकल में छात्रा होती है, अरे वो रिजर्वेशन से बनाया डॉक्टर है ना, बदनाम, उसको क्या कुछ नहीं आता। रिजर्वेशन एक उबलिया है, बैसाखी है। रिजर्वेशन के माध्यम से कम मेरिट, कम मार्क्स मिले और डॉक्टर बन गया, बदनामी करता है। तो इससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण होता है इससे, तो उन्होंने किया, तो इसलिए वो रिजर्वेशन शब्द यूज करता है। और रिजर्वेशन शब्द यूज करने के बाद ही कुछ लोग हमारे लोग रिजर्वेशन के आगे खड़ा हो गए। ब्राह्मणों का काम होगा। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी है रिप्रेजेंटेटिव, और आउट ब्राह्मणों का टर्मिनोलॉजी है रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशन की टर्मिनोलॉजी है SC ST NT DNT VGNT, ये कॉन्स्टिट्यूशन की टर्मिनोलॉजी है। हमने आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहिए, हम नहीं करते। और ब्राह्मण SC ST NT DNT टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इन सबको मिलकर एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, क्या? दलित। रिजर्वेशन शब्द में और दलित शब्द में क्या अंतर है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये एनालॉग है। ये बदनामी कारक शब्द है जो हमें यूज नहीं करना चाहिए। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी ही यूज करना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों की टर्मिनोलॉजी क्या है? कास्ट इज ए ब्राह्मण टर्मिनोलॉजी, कास्ट। जैसे यहां आंध्र तेलंगाना में माला होता है, मदिगा होता है, कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में माला मदिगा को रिजर्वेशन दिया है,
नहीं, फिर किसको दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया है, ना कि कास्ट को। तो हमने कास्ट टर्मिनोलॉजी यूज ही नहीं करना चाहिए, हमने शेड्यूल कास्ट ही यूज करना चाहिए। हु आर यू? आई एम शेड्यूल कास्ट। हु आर यू? आई एम शेड्यूल ट्राइब। हु आर यू? आई एम अदर बैकवर्ड कास्ट। ये हमारा व्यवहार होना चाहिए, बोलने में भी, माइनॉरिटी में भी। हम माइनॉरिटी है, मैं मुस्लिम हूं ऐसा नहीं, मैं माइनॉरिटी हूं, मैं क्रिश्चियन हूं ऐसा नहीं, मैं माइनॉरिटी हूं। ये टर्मिनोलॉजी होना। शब्द के बहुत अर्थ होते हैं आंदोलन में। हम ब्राह्मणों के शब्द डिनाई करना चाहिए, जैसे रिजर्वेशन डिनाई करना चाहिए, जैसे दलित डिनाई करना चाहिए, हरिजन डिनाई करना चाहिए, हम यूज ही नहीं करना चाहिए। अभी क्लासेस को समझ में आएगा, मासेस को, हमारा काम है मासेस को समझाना। जब शब्द प्रचार में लाएंगे, जैसे ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द प्रचार में लाया, वामशेप ने मूल निवासी शब्द प्रचार में लाया, ये लड़ाई है। हिंदू शब्द में ब्राह्मण प्लस होता है, मूल निवासी शब्द में ब्राह्मण माइनस होता है। लड़ाई है ना, शब्द हथियार है। ब्राह्मण मूल निवासी कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा ब्राह्मण मूल निवासी। तो इस तरह से साथियों, मैं आपको जो समझा रहा था, क्या समझा रहा था? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। इतना ही नहीं, भारत अगर रियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को हमने इंप्लीमेंट किया, वो हमको करना पड़ेगा, हमको रियल रिप्रेजेंटेटिव निर्माण करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी के लिए संगठन है। वामशेप और ऑपोजिट विंग का जो संगठन है, इसी के लिए है। इंपा किसी के लिए है? बाबा साहब ने कहा, फॉर एग्जाम्पल, इंपा क्यों बना है? सम्मेलन सभा लेने के लिए बनाया है इंपा? नो। क्यों बनाया है? बाबा साहब ने कहा, जिस समाज में अगर केवल 10 डॉक्टर होंगे, तो उस समाज के ऊपर कोई अन्याय करने की हिम्मत नहीं करेगा। केवल 10 डॉक्टर। और कांशीराम साहब ने कहा कि हमें 25,000 लीडरशिप करने वाले लोग भारत में निर्माण करना है। कितना लोग? 25,000, 25,000 लीडरशिप करने वाले लोग हमें तैयार करना है। तो इंपा ने उसी वक्त डिसाइड किया। क्या? उस कांशीराम के समय भी इंपा नहीं थी, लेकिन उनका दिशा निर्देश था, हमने एक्सेप्ट किया। तो हमने सोचा 25,000 लीडरशिप करने वाले लोगों में से 10,000 इंपा के डॉक्टर, 5,000 इंपा के डॉक्टर, लीडरशिप करने वाले डॉक्टर भारत में होना चाहिए। इसके लिए इंपा बनी है, इसके लिए इंपा बनी है, इसके लिए विद्यार्थी संघ बना है, इसके लिए महिला संघ बना है, इसके लिए प्रोफेसर, टीचर्स, लॉयर्स का संगठन बना। ये लीडरशिप करने का मामला है, जो हमारे समाज में गांधीवाद क्या है पता है? गांधीवाद छुपा ब्राह्मणवाद है। गांधीवाद क्या है? ये छुपा ब्राह्मणवाद है, छुपा आरएसएस वाद है गांधी। तो गांधी ने इस सिस्टम को ही खत्म किया। तो ये लीडरशिप करने वाले लोग हमें तैयार करना है, उसमें से 5,000 डॉक्टर होना चाहिए। कैसे? मैं उदाहरण देने के लिए आपको कह देना चाहता हूँ, ये तेलंगाना स्टेट है। तेलंगाना स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है?
33। एक डिस्ट्रिक्ट में 10 डॉक्टर लीडरशिप करने वाला होना चाहिए। कितने होंगे? 330 डॉक्टर हो गए। कमिश्नरी कितने हैं? 5 ना, 5 कमिश्नरी। कमिश्नरी में 10 होना चाहिए, 5, 50 डॉक्टर। कितना हो गए? 400 डॉक्टर्स हो गए। 400 डॉक्टर्स तेलंगाना में अगर डेली 1 घंटा काम करे तो 24 घंटे में 400 घंटा काम होता है। कितना काम होगा? कितना काम करेंगे? ऐसा भारत में 500 जिले अगर हम टारगेट किए, 500 जिले इंटू 10 डॉक्टर हर जिले में, केवल 10 डॉक्टर, 11वां नहीं चाहिए हमको, केवल 10 डॉक्टर एज पर बाबा साहब कैलकुलेशन। 5,000 डॉक्टर हो गए। कैसे इंप्लीमेंट करना ये बता रहा हूं, लीडरशिप का मामला बता रहा हूं। लीडरशिप करने वाले डॉक्टर अगर 5,000 डॉक्टर्स डेली 1 घंटा आंदोलन निर्माण का काम करे तो 24 घंटे में 5,000 आवर्स काम होगा। और हमारी गुलामी कितनी है? 2000 ईयर्स, बराबर 2000 ईयर्स। 5,000 डॉक्टर्स ने डेली 1 घंटा संगठन का काम किया तो 2000 साल की गुलामी 12 या 13 साल में केवल डॉक्टर ही खत्म कर सकते हैं। 5,000, ये मैंने कैलकुलेशन किया है। मैंने कैलकुलेशन करके बताता हूं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मैं डॉक्टर का बता रहा हूं। लॉयर्स 5,000, इंजीनियर 5,000, प्रोफेसर 5,000, टीचर 5,000, ये जोड़ गए तो कम समय में काम होगा। मैं डॉक्टर का समझा रहा हूं। इसलिए बाबा साहब ने कहा 10 डॉक्टर का निर्माण होना बहुत जरूरी है। प्लान हमारे पास है लेकिन प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता? ज्ञान नहीं है, गंभीरता नहीं है, समझदारी नहीं है और संगठनात्मक काम करने की जिम्मेदारी ली नहीं। ये समझ, सब कुछ है, रोड मैप हमारे पास है, हम करते नहीं। ब्राह्मण के डॉक्टर क्या करते हैं मालूम है? ब्राह्मण के डॉक्टर आरएसएस को फंडिंग करते हैं। कितना फंडिंग करता है? एक आरएसएस का गैर डॉक्टर कार्यकर्ता मेरे क्लिनिक में आया था ऑपरेशन करने के लिए, तो वो बता रहा था, वो कह रहा था जितने अधिकारी है उस अधिकारी उनका पेमेंट छोड़ के ऊपर का जितना पैसा मिलता है ना, उनको लाखों रुपए मिलता है 1 महीने को, उसमें से 25% आरएसएस को देता है। कैसे देता है? नाम नहीं डालते, पॉकेट में डाल के देता है। और हमारा डॉक्टर क्या करता है? 500 रुपये भी दिया ना, अरे मुझे पावती नहीं दिया। समझ, उसको पता है जो लाखों रुपया वो पे कर रहा है उसको मालूम है मैंने पैसा सही जगह पे दिया है, इसका अपव्यय होने वाला नहीं है। प्रतिक्रांति के लिए पैसा देते हैं और जो सैलरी उसको महीने को मिलती है, साथियों सैलरी जो है उनको जो मिलती है 12 महीने की सैलरी से 1 महीने की सैलरी वो संगठन
आरएसएस को देता है, 1 महीने की सैलरी आरएसएस। हमारा आदमी ऐसा करेगा? 12 महीने में 11 महीने की सैलरी वो अपने पास रखता है, लेकिन 1 महीने की सैलरी वो आरएसएस की तिजोरी में देता है। इसलिए वो काम करता है। समस्या क्यों? इसलिए नहीं है। और जो रिटायर लोग होते हैं आरएसएस के कार्यकर्ता, सरकार जो, वो क्या करते हैं पता है? उनका जो पेंशन है महीने का, वो पहला पेंशन वो जमा करते, आरएसएस के तिजोरी में जमा करते, महीने का पेंशन। और वो कहते हैं मैं सर्विस में था तो मैं संगठन को वक्त नहीं दे सका, इसलिए मैं अब रिटायर हो गया हूं, रिटायर के बाद मैं पूरा वक्त संगठन को दे दूंगा। वो देते। और हमारे लोग रिटायरमेंट के बाद क्या करते? घर बैठते और पोता पोती को संभालते, बाकी कुछ नहीं। पोता पोती समझते हो ना, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, इनका ही संभाल करते हैं। जैसा कि हमारे हीरालाल जी ने जो भाषण में कुछ बहुत सारी बातें, क्यों नहीं होता कहीं, ये हो रही है हमारे अंदर। इसलिए हम ही हमको गुलाम कर रहे हैं। ब्राह्मण तो छोड़ो, हम ही हमको गुलाम करते जा रहे हैं। ये आज की तारीख में हो रहा है। तो साथियों, ये जो है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इतना खतरनाक है, बहुत खतरनाक हथियार है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। आपको पता नहीं रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो है ये ब्राह्मणों का डेथ वारंट है। डेथ वारंट है, ब्राह्मणों को पता है। इट इज जस्ट लाइक ए बॉम्ब। अगर वो बॉम्ब फूट गया तो ब्राह्मणी व्यवस्था का जो पिरामिड है, सर ने बताया, पिरामिड कोलैप्स हो जाएगा, केवल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। इसलिए ब्राह्मण केवल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को, इसका मतलब रिजर्वेशन सिस्टम को ब्राह्मण पूरी ताकत से विरोध कर रहा है। उनका डेथ वारंट है, इसलिए विरोध कर। डेथ वारंट का मतलब ब्राह्मण शासक कभी नहीं बनेगा, ऐसा हथियार है वो। तो अगर ऐसा है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का ऐसा है, तो ये खत्म कैसे किया जाए? इसलिए ब्राह्मणों ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का इम्प्लीमेंट किया, नया सिस्टम निर्माण किया, नया मनुस्मृति का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। मनुस्मृति ये प्राइवेटाइजेशन का कानून है उस वक्त का। आज के तारीख में प्राइवेटाइजेशन का कानून एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये कानून। इस प्राइवेटाइजेशन के कानून ने भारत का जो गैर राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो खत्म किया। गैर राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म किया। कैसे खत्म किया? जैसा नीट के माध्यम से, नीट इज चीट, नीट के माध्यम से मेरिट ही खत्म किया। जिसको कम मेरिट है, कम मार्क्स है, 0 मार्क्स है, माइनस मार्क्स है, 1 डिजिट मार्क्स है, इसको भी एडमिशन मिलता है। क्यों मिलता है? लेकिन जो मेरिटोरियस है उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। पैसा ही मेरिट है।
क्योंकि नई जो सिस्टम है, जैसा कि समाजवादी जो व्यवस्था है, नई समाजवादी जो व्यवस्था है, ये नई समाजवादी व्यवस्था ब्राह्मणों की आर्थिक आधार पर खड़ी हुई है। पहली ब्राह्मणों की व्यवस्था जाति के आधार पर खड़ी थी। नई आज के तारीख की जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, समाजवादी जो व्यवस्था है, आर्थिक आधार पर खड़ी है। तो नीट के माध्यम से हमारे जो एस्पिरेंट है, विद्यार्थी है, आज के अगर अभी देखो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो हाईएस्ट परसेंटाइल है उसको एडमिशन मिलता है, नो डाउट। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है उसमें कोई मेरिट नहीं होता, पैसा ही मेरिट होता है। अभी देखो 2024, 25, 26, 27, 3-4 साल में क्या होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो एडमिशन का क्या होगा,